हेलो गाइस, वेलकम टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1950 को देखा था और इस वीडियो में 1959 को देखेंगे, जिसे हम एमसीक्यूएस के माध्यम से देखेंगे, जो कि आपके छत्तीसगढ़ सीएमओ के नियमावली वाले पाठ्यक्रम को कवर करता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 इस राज्य में कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ? 1 नवंबर सन 2000 को इस राज्य में लागू हुआ था। अगला प्रश्न आता है, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो कितनी धाराएं मेंशन है? 264 धाराएं जो हैं इसमें मेंशन की गई हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 कुल कितने अध्यायों में विभाजित है? तो कितने चैप्टर्स हैं? 19 अध्याय में यह संहिता जो है बटी हुई है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 2 ख बी में किसकी परिभाषा दी गई है? तो किसकी दी गई है? कृषि की परिभाषा दी गई है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, कृषि की परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न आता है, इस राज्य में कृषि वर्ष की निर्धारित समय सीमा क्या है? यानी कि छत्तीसगढ़ में क्या निर्धारित समय सीमा है भू राजस्व के अनुसार? 1 जुलाई से 30 जून तक जो है ये कृषि वर्ष निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न आता है, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 2 ख बी में कृषि से आशय है। मतलब कृषि का मतलब क्या है? तो कृषि से मतलब वार्षिक फसलें, नियत फसलें, जल प्लावित फसलें, मुर्गी पालन, पशुपालन, कृषि उद्यान, फल उद्यान, चराई और धराई, ये सारी चीजें शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, धारा 2 न टी के अनुसार लगान का आशय है। टैक्स का आशय क्या है? तो मौसमी कृषकों द्वारा या पट्टेदारों द्वारा भूस्वामी को दिया गया किराया जो है वो लगान कहलाता है धारा 2 न टी के अनुसार। अगला प्रश्न है, धारा 2 Y1 या Z1 के अनुसार कौन सी इमारती लकड़ियां हैं? ठीक है, तो कौन सी हैं? ये है साल, सागौन, शीशम, बीजा, हल्दू, मुंडी, तिनसा, चंदन, अर्जुन, तेंदू और खमहार जो है ये सारी इमारती लकड़ियां हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत धारा 3 में प्रावधान किया गया है। तो क्या किया गया है? राजस्व मंडल का प्रावधान जो है 1915 के अंदर इसमें किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में किनकी अनुमोदन में राजस्व मंडल का अध्यक्ष इसकी बैठकें पूरे राज्य में कहीं भी आयोजित कर सकता है? तो किससे कर सकता है? राज्य सरकार के परमिशन के बाद ये कहीं पे भी आयोजित कर सकता है इस राज्य में। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्व मंडल के सदस्यों की पात्रता क्या है? ठीक है, कौन बन सकता है राजस्व मंडल का सदस्य? तो कौन बन सकते हैं? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की पात्रता हो अथवा कलेक्टर या उच्च सेवा में 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 7 के अनुसार राजस्व मंडल क्या कार्य है? ठीक है, राजस्व मंडल का क्या कार्य है? तो चलिए देखते हैं राजस्व मंडल के क्या कार्य हैं। तो देखिए, राजस्व मंडल जो है अधीनस्थ अधिकारियों पर नियंत्रण करता है, मामलों को अंतरित करता है, नियम बनाता है, अपील को कोई दिया तो अपील की सुनवाई करेगा, पुनः निरीक्षण का अधिकार रखेगा और पुनः विलोकन का भी अधिकार जो है यह राजस्व मंडल को है। ठीक है, जो भी अधीनस्थ अधिकारी उस पर कंट्रोल करेगा, मामलों को अंतरित कर सकता है, नियम बना सकता है, अपील की सुनवाई कर सकता है, ठीक है, पुनः निरीक्षण कर सकता है, पुनः विलोकन का अधिकार होता है। तो ये धारा 7 के अनुसार होता है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 11 के अनुसार कौन राजस्व अधिकारी हैं? ठीक है, कौन कौन है? तो सबसे पहले आते हैं आयुक्त, उसके नीचे बंदोबस्त आयुक्त, उसके नीचे कलेक्टर आते हैं, उसके नीचे बंदोबस्त अधिकारी आते हैं, इसके नीचे उप खंड अधिकारी होते हैं, फिर उसके नीचे सहायक कलेक्टर, उसके नीचे संयुक्त कलेक्टर, उसके नीचे उप बंदोबस्त अधिकारी होते हैं, फिर सहायक बंदोबस्त अधिकारी होते हैं, फिर तहसीलदार होते हैं, इसके बाद भू राजस्व अधीक्षक होते हैं और सबसे नीचे जो है नायाब तहसीलदार होते हैं। ये क्रम को आपको याद करना है। साथ ही साथ आपको याद रखना चाहिए कि सबसे उच्च पे आयुक्त होते हैं और सबसे निम्न पे नायाब तहसीलदार होते हैं। भू राजस्व संहिता धारा 11 के अनुसार राजस्व अधिकारी, ठीक है, राजस्व अधिकारी जो है ये लोग होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है, किस धारा में वर्णित है कि राज्य सरकार प्रत्येक संभाग के लिए एक आयुक्त की नियुक्ति करेगी? ठीक है, एक आयुक्त नियुक्त करेगी। तो किसमें है? धारा 14 के अनुसार जो है एक आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 के अनुसार किस धारा में प्रत्येक जिले के लिए एक कलेक्टर की नियुक्ति का प्रावधान है? तो ठीक है, तो किस धारा में? धारा 16 में कलेक्टर की नियुक्ति का है, 17 में अपर कलेक्टर की है और 18 में क्या है? सहायक या संयुक्त या फिर डिप्टी कलेक्टर की नियुक्ति का है। अगला प्रश्न आता है, धारा 22 के अनुसार कौन किसे जिले के उपखंड में उपखंड अधिकारी नियुक्त कर सकता है? तो कौन कर सकता है? कलेक्टर जो है किसी को जिले के उपखंड में उपखंड अधिकारी नियुक्त कर सकता है। ये पावर कलेक्टर का होता है।
अगला प्रश्न आता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 33 के अनुसार राजस्व न्यायालय किसी एक व्यक्ति को की प्रक्रियाओं के लिए समन जारी कर सकता है। कौन सी प्रक्रिया के लिए जारी कर सकता है? तो देखिए, यदि किसी साक्षी को बुलाना है तो वो समन जारी करेगा, किसी साक्ष्य के लिए समन जारी कर सकता है, साक्ष्यों के परीक्षण के लिए साक्ष्य जारी कर सकता है, या किसी दस्तावेज की प्रस्तुतिकरण के लिए भी वो समन जारी कर सकता है राजस्व न्यायालय। ठीक है, किसी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, धारा 39 के अनुसार कौन कौन व्यक्ति राजस्व अधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकते हैं? तो कौन कौन दे सकते हैं एप्लीकेशन? स्वयं पक्षकार जाके दे सकता है, दूसरा मान्यता प्राप्त अभिकर्ता दे सकता है, या फिर विधि व्यवसायी जो है ये आवेदन दे सकता है। तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 के MCQs। आशा है कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट्स कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।